डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टीज और कूलम्ब्स लॉ। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ आप लोगों को होमवर्क भी मिला था। और अब गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ चार्ज। चार्ज के अराउंड में कोई एक स्पेस, जगह, इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर चार्ज पार्टिकल। यानी अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई चार्ज है, सिंपल ये हमारा कोई चार्ज है, तो इसके अराउंड में आसपास में एक ऐसा स्पेस जहां पर दूसरा चार्ज इसके इफेक्ट को फील कर सकता है। दूसरा चार्ज इसके इफेक्ट को फील कर सकता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है किसी चार्ज के अराउंड में। अब अगर कोई स्पेस है तो उसके अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब अगर देखते हैं कि उस रीजन में अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। वो आप +1 कूलम भी ले सकते हैं। यहां पर हमने लिया है +Q0, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें पता करना है किसी P पॉइंट पर, किसी R डिस्टेंस पर। तो हमने जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज रख दिए Q0। अब इसलिए है कि दो चार्ज है तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो इस चार्ज पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, तो F = K Q1 Q2 by R²। तो K इंटू Q0 by R², इतना फोर्स इस पर लग रहा है। और चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का मतलब होता है कि ये इसको धक्का लगेगा, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा। तो यहां डिफिनेशन ही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी E = F by Q0। तो E = F, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, बाय Q0 अब देखिए यहां पर K Q1 Q2 by R² डिवाइड बाय, अगर Q0 करेंगे, Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ बचेगा KQ by R²। यानी ये हुआ इस सोर्स चार्ज का किसी P पॉइंट पर, किसी R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखते हैं, अगर चार्ज पॉजिटिव है, जो सोर्स चार्ज है, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे होगा। अवे यानी चार्ज से दूर। यानी अगर मैं चार्ज हूं तो, और पॉजिटिव चार्ज हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमसे दूर की ओर होगा, यानी ऐसे दूरी ओर, अवे फ्रॉम द चार्ज। यहां पर वही चीज है, फॉर अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम इट। यहां देखिए ये हमारा सोर्स चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर जा रहा है। अब अगर ये अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रहा है, तो अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। यानी यहां पर देखिए ये हमारा नेगेटिव सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड -Q का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है किसी P पॉइंट पर, किसी R डिस्टेंस पर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के लिए E = KQ by R², ये तो पता है। मैग्नीट्यूड इतना होगा, और डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज, यानी चार्ज की ओर। अगर मैं नेगेटिव चार्ज हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरी ओर होगा।
न्यूटन पर कूलम्ब और वोल्ट पर मीटर। तो देख ही सकते हैं कैसे, एफ इज टू हमारा हुआ था एफ बाय क्यू नॉट, तो इसका न्यूटन और इसका कूलम्ब, और एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वो भी पता चलेगा जब पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो वो भी पता चलेगा। और चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, जैसे ये देखते हैं मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, तो उसमें अगर कोई चार्ज को प्लेस करते हैं, सपोज हमने क्यू चार्ज को प्लस क्यू यहां पे माइनस क्यू यहां पे चार्ज को प्लेस कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, E, डायरेक्शन इधर लेफ्ट टू राइट है, तो इस डायरेक्शन में है, तो इसका तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो F इजिकल टू क्यू ई फोर्स लगेगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। अब अगर चार्ज निगेटिव है, अगर माइनस क्यू है, तो फोर्स का वैल्यू तो क्यू ई रहेगा, F इजिकल टू क्यू ई, लेकिन डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसमें अगर कोई पूछ दे कि अगर मान लेते यहां पर एक प्रोटॉन रख दिए, तो प्रोटॉन पर फोर्स किधर लगेगा, तो प्रोटॉन पर फोर्स इधर लगेगा, कितना, क्यू ई, यानी E इंटू ई, ये E तो हमारा चार्ज होता है प्रोटॉन पे। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन बोलेगा, यहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स पूछेगा, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि F इक्वल टू क्यू ई फोर्स तो लगेगा, लेकिन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी हमारा कुछ इस तरह का कोई रिंग है, तो उसके एक्सिस वाले पॉइंट पर ये हमारा कोई रिंग है, जिसका रेडियस r है, उसके एक्सिस से किसी x डिस्टेंस पर किसी p पॉइंट पर, मान लीजिए ये हमारा पॉइंट p है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ये हमारा रिंग, इस पर टोटल चार्ज q है। सपोज करते हैं कि यहां पर हमने एक स्मॉल सेगमेंट लिया, dl। अगर स्मॉल सेगमेंट dl लिए तो उस पर चार्ज हमारा कितना रहे, dq। अब ये इस पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या होगा, de, इस डायरेक्शन में होगा, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, k³ बाय r स्क्वायर, यानी k इंटू d³ बाय r स्क्वायर। ये हमारा इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा इस p पॉइंट पर, और डायरेक्शन होगा इस तरह से। अगर ये हमारा एंगल थीटा है, ऑब्वियसली कि ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अब यहां पर हम एक और काम करते हैं, इसके ठीक अपोजिट डायमेट्रिकल पॉइंट, डायमीटर की ठीक अपोजिट, यानी डायमेट्रिकली अपोजिट का पॉइंट का मतलब होता है इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, तो हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेते हैं। इसका अपोजिट पॉइंट ये वाला है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होगा, डीई, और ये एंगल अगर थीटा हो, ये भी एंगल थीटा होगा। अब देखिए, इस तरह से लेने का हमारा पर्पस क्या है, ये डीई है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है। इस डीई का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, तो इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा, इसका पहले लेते हैं, इधर डी कॉस थीटा और इधर डी साइन थीटा। फिर जब इस ऊपर वाले डी का लेंगे कंपोनेंट, तो इधर होगा डी कॉस थीटा और इधर होगा डी साइन थीटा। यहां से एक चीज पता चल रहा है कि ये इसको बैलेंस कर रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। यानी इससे एक चीज पता चल रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स साइड में कंपोनेंट मिलेगा, और वो क्या, डी कॉस थीटा। इसका भी डी कॉस थीटा मिलेगा, इसका भी डी कॉस थीटा मिलेगा।
अब देखिए, अब अगर ये जितना पॉइंट्स लेंगे, जितना पॉइंट्स लेते जाएंगे, उसका एक अपोजिट डायमेट्रिकल पॉइंट होगा, सबका डायमेट्रिकल पॉइंट होगा। जैसे ये है हमारा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो सारे केसेस में डी साइन थीटा हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करता जाएगा, तो हमें मिलेगा सिर्फ डी कॉस थीटा, यानी हमें एक्स डायरेक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और वो भी क्या, डी कॉस थीटा। डी साइन थीटा बैलेंस कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मिलेगा हमको, वो भी क्या, डी एक्स, यानी डी कॉस थीटा। अब डी है, डी का वैल्यू हमें पता है के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा। अब देखिए इस ट्रेंगल में, ये हमारा जो ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल, ये रेडियस है आर, ये डिस्टेंस एक्स है, तो आर ये डिस्टेंस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय एक्स, यानी एक्स बाय आर, और आर का वैल्यू ये है, तो यहां पर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको एक साथ जब लिखेंगे तो डी ई एक्स इक्वल टू के एक्स इंटू डी क्यू डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। 3/2 क्यों, यहां पर ये और ये जब मिलाएंगे, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1/2, तो टोटल हो जाएगा 3/2। इसको नोट डाउन कीजिए, इसके फिर आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये रिजल्ट हम लोगों का आया था कि एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो चूंकि ये हमारा कुछ था, बहुत सारा एक्स आ रहा था, एक्स का मतलब डी कॉस थीटा। जब सारे को इंटीग्रेट करेंगे, यानी सारे डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा। यहां पर हम जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे ये सब टर्म कांस्टेंट है, और ये हमारा इधर आ गया डी क्यू, इंटीग्रेशन में डी क्यू। इस रिंग पर चार्ज क्या था, टोटल चार्ज क्यू था, और उसको जब सेगमेंट में डिवाइड किए तो बहुत सारा डी क्यू आएगा। बस जब सारे डी क्यू को जोड़ेंगे, सारे डी क्यू का समीशन लेंगे, तो फिर हमारा क्या आएगा, वो क्यू ही तो आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी क्यू इंटीग्रेशन क्यू। तो हमारा ये रिजल्ट क्या आ गया, इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। ये हमारा रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट। डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये एक्स के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक्सिस के डायरेक्शन में। अब देखिए यहां से कुछ रिजल्ट लेते हैं, कुछ रिजल्ट लेते हैं। क्या रिजल्ट लेंगे, एट सेंटर, यानी ये हमारा यहां पर सेंटर पर एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, एक्स इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। एक्स यहां पर 0 पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। इफ एक्स ग्रेटर देन आर है, यानी एक्स का जो वैल्यू है रेडियस से बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा, एक्स ग्रेटर देन आर है, तो उस केस में इक्वल टू हमारा हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और ये तो हमारा पॉइंट चार्ज के लिए है फॉर्मूला, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो उस केस में रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमेशा डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करते हैं, फिर वहां से एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट कर दिए, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहां से x का वैल्यू निकाले, वो हमारा x का वैल्यू आया x इक्वल टू आर बाय रूट 2, ये हमारा x का वैल्यू आया। यानी इस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 2/3√3 के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर x का वैल्यू रेडियस से बहुत कम है, यानी x लेस देन r है, यानी ये कहो कि
वेरी क्लोज टू रिंग, रिंग के बहुत क्लोज में, यानी रिंग का जो सेंटर है उसके बहुत क्लोज में, लेकिन सेंटर पर नहीं, सेंटर के बहुत क्लोज में, उस केस में इज का तो हमारा आ गया के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स। क्यों ऐसा देख लीजिए यहां से, जब x लेस देन आर है तो ये जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लगभग आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है इससे। तो अगर ये बहुत छोटा है इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर यहां पर इग्नोर कर सकते हैं आर स्क्वायर के कंपेरिजन में। तो अगर इसको कम इग्नोर कर देंगे तो यहां ये तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर पावर 3/2। तो हमारा ये रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से, के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स। यहां से ये सारा टर्म हमारा कांस्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है तो ग्राफ हमेशा लिनियर होता है। तो यहां से एक चीज पता चल रहा है कि स्मॉलर वैल्यू के लिए यानी x लेस देन r के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, यानी कुछ दूर ग्राफ लिनियर जाएगा, उसका इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो इसको ग्राफ से भी देखते हैं। अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये तो पहले देख चुके हैं कि x अगर सेंटर पे x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, x ग्रेटर देन r है तो इज का क्या हो जाएगा, के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। एंड x लेस देन r है, यानी रिंग के नियर अबाउट में, सेंटर के नियर अबाउट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यूब बाय आर क्यूब इंटू एक्स, यानी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर के नियर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, ग्राफ लिनियर होगा, ये देख चुके हैं। तब ये हमारा y और x है, यानी इधर x है और इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनिशियल में जब x का वैल्यू r से बहुत छोटा, यानी नियर अबाउट में, सेंटर के नियर अबाउट में, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, नियर अबाउट में जब x लेस देन r है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ग्राफ लिनियर है। तो ये यहां से लेकर यहां तक ग्राफ हमारा लिनियर है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे तो बढ़ रहा है, यहां पर आकर x इक्वल टू r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। उसके बाद फिर जब x ग्रेटर देन r, यानी ये वाला जो रीजन है x ग्रेटर देन r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यूब एक्स स्क्वायर है, यानी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। x को इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता जाएगा, एंड व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0 के बराबर होगा। तो यहां धीरे धीरे जाके इंफिनिटी पर x एक्सिस को ये टच करेगा। अब देखिए ये वाला फिर ग्राफ क्यों है, ये भी मन में आ रहा होगा। तो चूंकि ये हमारा रिंग है तो ये हम ग्राफ इधर के लिए, इधर भी तो वैसा ही केस होगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये वाला ग्राफ जो है हमारा, ये इस साइड का ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ जो है ये इस साइड का ग्राफ है। तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो अब देखते हैं हम लोग कि हमारा कोई लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज का मतलब है ये हमारा कोई लाइन है जिस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है, लेमडा दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इससे किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ये हमारा कोई मिडिल पॉइंट नहीं है, यानी ये हमारा ये पॉइंट भी हो सकता है, 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 कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हम एक जनरल पॉइंट लिए हैं। ये पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, तो अगर दोनों एंड से इसको मिलाएंगे, ये हमने दोनों एंड से मिला दिया, और एंगल तब बना रहा है θ1 और θ2। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो यहां से इसका फॉर्मूला देखते हैं,
ई एक्स इजकल टू लेमडा बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और ई वाई इजकल टू लेमडा बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखिए इस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हमारा इस केस में आती है कि हमारा अगर कॉस थीटा 1 छोटा हुआ, कॉस थीटा 2 बड़ा हुआ, तो ये वैल्यू हमारा निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे और कुछ नहीं। यानी ई वाई का डायरेक्शन कभी ऊपर भी हो सकता है ऐसे, कभी नीचे भी हो सकता है। तो ये हमको एंगल के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कौन बड़ा है इस दोनों में और कौन छोटा है। ये तो यहां से पता नहीं चलेगा क्योंकि माइनस है बीच में, यहां से पता नहीं चलेगा। अब किसका वैल्यू ज्यादा है किसका वैल्यू कम है, तो ये डिपेंड करेगा कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है। ये रिजल्ट एक प्रूफ के बाद आती है, तो हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें मेन रिजल्ट की जरूरत है। तो रिजल्ट इसको देखिए और इसको रिमेंबर करना है, मगअप करना है अच्छा से, तब इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे। पहले इसके और कुछ रिजल्ट्स भी देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें से दो केसेस को देखते हैं। पहला केस है कि इफ वायर इज लॉन्ग, वायर लॉन्ग का मतलब है कि ये बहुत लंबा है, इधर से भी लंबा और इधर से भी लंबा है। अगर इस तरह का है, बहुत लंबा है, तो ये जो एंगल है यहां पर जो एंगल बनेगा तो ये भी बहुत बड़ा होगा और ये भी बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से होता चला जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये एंगल इस तरह से बड़ा चला जाएगा। तब थीटा 1 पाई बाय 2 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा और थीटा 2 भी 90 डिग्री को टच करेगा। इस केस में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है। तो ई एक्स यानी एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्स क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो फॉर्मूला ही है, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। यहां पर थीटा 1 भी 90 है, थीटा 2 भी 90 है, तो ये हमारा 1 + 1 यानी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 यहां पर 2 होगा ऊपर में, यहां पर 4 है तो 2 कैंसिल कर देगा, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारा है जब वायर लॉन्ग है। तो ई वाई क्या हो जाएगा, तो देखिए ई वाई क्या होगा, साइन कॉस 90 0, फिर कॉस 90 0, तो ये ऊपर में टर्म 0 आएगा, तो ई वाई हमारा 0 हो गया। यानी यहां पर वाई डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, ई वाई 0 हो गया। दूसरा एक चीज और यहां पर बताइए, तो हमारा वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, जो मिलेगा एक ही डायरेक्शन मिलेगा, वो भी एक्स डायरेक्शन में यानी इधर। अगर इसका ग्राफ पूछेगा तो क्या ग्राफ आप लोग निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ग्राफ तो कुछ हमारा ऐसा ही तो होगा ना, ये ग्राफ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ, कुछ इसी तरह से ग्राफ होगा। ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा भी बना देते हैं, कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, यहां पर बनाते हैं फिर मिटा देंगे। ये होगा ई और आर के बीच का ग्राफ, इसके लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। नेक्स्ट रिजल्ट पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग वायर, यानी कह रहा है ये हमारा लॉन्ग है एक साइड से और यहां पर पूछ रहा है, एक एंड से हमारा इस जगह पर पूछ रहा है, यानी कुछ इस तरह से इस जगह पे। तो इस जगह पर पूछेगा तो एक एंगल इसका 0 हो जाएगा, यानी थीटा 1 0 हो जाएगा और थीटा 2 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो थीटा 1 0 और थीटा 2 हमारा पाई बाय 2। तब देखते हैं यहां पर ई एक्स और ई वाई का वैल्यू क्या होगा। तो ई एक्स इक्वल टू यहां पर 0 + पाई बाय 2, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई, तो ये लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पर आप पुट कीजिए तो ई वाई हो जाएगा, ये हमारा 0 cos 0 1 और ये हमारा पाई बाय 2 तो 0, तो ये हमारा हो गया ई वाई भी लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी देखिए ये इधर है ई एक्स है, ये है ई वाई, तो अगर ई एक्स इंडिविजुअल कहेगा तो ये वैल्यू लेंगे, ई वाई कहेगा तो ये वैल्यू लेंगे। लेकिन अगर कहता है कि दोनों का रिजल्टेंट निकालिए यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालिए, तो देखिए ये हमारा ई एक्स है और ये है हमारा ई वाई, तो दोनों का रिजल्टेंट हमारा कुछ इसी तरह से होगा, ये हमारा ई वाई। और चूंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है और ये वैल्यू बराबर है, तो रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी √2e
यानी ये हमारा निकल जाएगा कुछ इस तरह से √2 इंटू लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका भी ग्राफ वही होगा, ये क्यों? क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का ग्राफ है, कांस्टेंट अलग है लेकिन ग्राफ का नेचर वही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और उस पर चार्ज q है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको इनिशियल में रेस्ट में है, उसको प्लेस कर देते हैं, इनिशियली वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो यूज टू 0 लिख दिए, यूज टू 0 कह रहे हैं कि आफ्टर टाइम t उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। यानी मोटा मोटी जो कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में, जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ E, उसमें प्लेस कर देते हैं, रिलीज करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पूछ रहा है कि आफ्टर t टाइम उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो यहां देखिए इनिशियल वेलोसिटी यूज टू 0 दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं या प्लेस करते हैं तो उस पर फोर्स लगता है F = QE। अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो फोर्स क्या होगा, F = QE। अगर फोर्स लग गया F = QE तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन हमको पता है A = F/m होता है, F = ma से A = F/m, तो एक्सीलरेशन निकालिए QE/m, एक्सीलरेशन निकल गया। नाउ अब हम चलते हैं मोशन की तरफ। वी नो दैट v = u + at, ये फॉर्मूला सबको पता है हम लोग को मोशन में, तो v = u + at, v = 0, u 0 है और a का वैल्यू पुट कर दी QE/m और ये हम टाइम t हो गया। अगर वेलोसिटी निकल गया तो कहा काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी = ½ mv², तो ½ m और v ये QE/t/m को यहां पर पुट कर दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, तो यहां से हमारा आ गया q²e²t²/2m, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं कि कोई पॉजिटिवली चार्ज है जिसका चार्ज q है, मास m मान लेते अपने से, और इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में हम प्लेस कर दिए, पेंडुलम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है। पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था तब उसका टाइम पीरियड क्या होता है, t = 2π√L/g, ये सिंपल। अब जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले हैं तब उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा, क्या होगा। तो यहां पर देखिए जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले तो इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा QE, किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, क्यों, चार्ज पॉजिटिव है, तो mg नीचे अपर डायरेक्शन में QE फोर्स लग गया। ये QE इस mg के इफेक्ट को डिक्रीज करेगा। mg के इफेक्ट को अगर डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली है g का इफेक्ट डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर हम g इफेक्टिव लेंगे, t = 2π√L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव का फॉर्मूला g - QE/m। QE/m क्यों, अगर ये इसके इफेक्ट को बढ़ाता, इंक्रीज करता तब प्लस लेते, अगर डिक्रीज करेगा तो माइनस लेंगे, तो इसने इसके इफेक्ट को डिक्रीज किया तो माइनस लिए। अब बताइए ये डिक्रीज कर रहा है, जी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, जी इफेक्टिव घट रहा है। अगर जी इफेक्टिव घट रहा है यानी अगर ये डिक्रीज कर रहा है, अगर जी इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है तो पूरा रेशियो इंक्रीज कर जाएगा, यानी टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, यानी T2 > T1, आंसर बी।
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है सच दैट कि कोई इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है और इलेक्ट्रिकल फोर्स वेट के बराबर है। इलेक्ट्रिकल फोर्स वेट के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के वेट के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और इस पर चार्ज E होता है, स्मॉल e, ये पता है हम लोगों को पहले क्लास से ही। तो इसका अगर मास इलेक्ट्रॉन का m है तो वेट क्या हो जाएगा, W=mg, ये वेट हो गया इसका। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में E ले लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगेगा F=QE, और Q दिया हुआ E, और इसका अगर डायरेक्शन पूछेगा तो अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब कह रहा है कि वेट फोर्स के बराबर है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया, ये दिया हुआ है। तो F=mg यानी E=mg, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया mg/E, यानी हमारा आंसर है बी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को मिलता है कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर। आज जो हम लोगों ने स्टडी किया उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी किए और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मिलता है। तो आप लोग इसको बनाकर रखिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए